बात शुरू करने से पहले आप ये कार्टून देखिए, इसे गौर से देखिए। ये जो कार्टून है इसमें ये छपा था 1945 में अग्रणी नाम की पत्रिका में। अग्रणी मराठी भाषा की पत्रिका थी और इस पत्रिका के संपादक थे नाथूराम गौडसे। वही नाथूराम गौडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी फिर बाद में 1948 में। इस पत्रिका की शुरुआत नाथूराम गौडसे ने की थी। इसे शुरू करने के लिए सावरकर ने, जिसे संघ परिवार वीर कहता है, हालांकि वो माफी वीर था, सावरकर ने 15,000 रुपये दिए थे नाथूराम गौडसे को 1945 में। 1945 में 15,000 रुपये देने का मतलब था कि आज के लगभग 15 करोड़ रुपए। आज के अगर कीमत से देखें तो 15 करोड़ रुपए 1945 में, जब सरकारी टीचर की सैलरी लगभग 15 रुपये महीना होती थी, लगभग 15 रुपये महीना। उस समय 15,000 रुपये दिए थे। एक सरकारी टीचर की सैलरी से 1,000 गुना रुपये सावरकर जी ने उन्हें दिए थे गौडसे को। आज सरकारी टीचर की सैलरी 50,000 के करीब है। उसमें 1,000 की गुना करो तो उतने रुपए दिए थे। तो ये कार्टून दशहरे के अंक में गौडसे ने छापा था। इस कार्टून को आप गौर से देखो, फिर देखो, दोबारा देखो गौर से कार्टून को। इसमें बीच में महात्मा गांधी बनाए हुए हैं। ये दशहरे के समय पे रावण का पुतला बनाया कार्टूनिस्ट ने, जो गौडसे ने अपनी पत्रिका में छापा। इस पे जो तीर चला रहे हैं, जो राम लक्ष्मण बने हुए हैं, इन्हें भी आप गौर से देखो। ये सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जो राम और लक्ष्मण बने हुए तीर चला रहे हैं रावण के ऊपर दशहरे के अंक में। ये सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के बड़े नेता थे, संस्थापक सदस्यों में थे, और जो आज़ादी से पहले बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री भी रहे थे। उस समय हिंदू महासभा मुस्लिम लीग से गठबंधन में सरकार बना रही थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर रावण के ऊपर तीर चला रहे हैं, और रावण जो बनाया गया है उसमें बीच में महात्मा गांधी हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं आपको कार्टून में। और उनके बराबर में जो अन्य चेहरे लगाए हैं, रावण के 10 चेहरे लगाए हैं। तो एक तो गांधी जी का हो गया, जो बाकी 9 चेहरे लगाए हैं उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, जीवी कृपलानी और गोविंद वल्लभ पंत। ये सब कांग्रेस के नेता हैं। सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अंबेडकर को छोड़ दें तो वो भी स्वतंत्रता सेनानी दोनों, और बाकी सब कांग्रेस के नेता जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो संघ परिवार के लिए, हिंदू महासभा के लिए, आरएसएस के लिए, गौडसे, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे वो रावण थे। वो उनके ऊपर तीर चला रहे। किसी अंग्रेज रावण के पुतले में अंग्रेज़ों का चेहरा नहीं लगाया गया, अंग्रेज सरकार का चेहरा नहीं लगाया गया, या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या वहाँ के किंग का चेहरा नहीं लगाया गया। चेहरे लगाए गए हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो हम आरोप लगाते हैं ऐसे ही नहीं लगाते, जो हम बार बार कहते हैं, बार बार बोलते हैं कि आरएसएस अंग्रेज़ों के साथ थी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में। आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों अंग्रेज़ों के साथ थे। सावरकर, गोलवलकर और ये गौडसे, ये सब अंग्रेज़ों के साथ थे, अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। और ये उस समय
स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे अंग्रेज़ों के इशारे पे, और अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसमें मदद कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि इस देश के हिंदू मुसलमान लड़ते रहें आपस में, तो हम अभी और लंबे समय तक टिक सकते हैं, इस देश पर शासन कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। तो ये कार्टून ये स्पष्ट करता है, ये इस बात का प्रमाण है कि आरएसएस, हिंदू महासभा, गोलवलकर, सावरकर, गोडसे और इनके अन्य जो भी संगठन में, जिनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो दूसरे लोग थे, सब अंग्रेज़ों के साथ थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ थे। तो ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई है कि ये आज जो मजबूरी में गांधी जी की प्रतिमा पे फूल चढ़ाने जाते हैं और राजघाट पे उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं, या अंबेडकर जयंती पे ये बाबा साहब के चरणों में भी फूल चढ़ाते हैं, या इन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की बहुत ऊंची प्रतिमा लगाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, या ये सुभाष चंद्र बोस के प्रति भी कभी कभी बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनके लिए भी चिंता जाहिर करते हैं। जिस समय वो लोग संघर्ष कर रहे थे, जिस समय उन लोगों को मदद की ज़रूरत थी, उस समय उन लोगों के खिलाफ थे, उस समय इन लोगों को ये रावण समझ रहे थे। और इनके अंदर जो नफ़रत है, वो नफ़रत जो आज ये नेहरू को तो खुलेआम गाली देते हैं, पूरा संघ परिवार ही देता है, लेकिन महात्मा गांधी को चोरी छिपे देते हैं। महात्मा गांधी के प्रति इनके मन में कोई आदर नहीं है, दिल से आदर नहीं करते उनका ये। तो इनकी जो नफ़रत महात्मा गांधी से है, बाबा साहब अम्बेडकर से है, सरदार पटेल से है, या नेहरू जी से है, या अन्य नेताओं से है, वो पुरानी है। और ये बाहर से दिखाने के लिए कुछ भी करते रहें, क्योंकि ये समझते हैं कि देश के नागरिकों की भावना, देश जो है गांधी के खिलाफ नहीं सुनेगा, देश बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ नहीं सुनेगा, देश सरदार पटेल के खिलाफ नहीं सुनेगा। इसलिए ये पाखंड करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने का या उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। अंदर से ये उनसे उतने ही चिढ़ते हैं और ये चाहते हैं कि इनके नाम खत्म हो जाएं। और नाम किसका रहे? नाम रहे गोडसे का, सावरकर का, गोलवलकर का और दूसरे इनके नेताओं के नाम रहे, वो नाम चलें, और मनुस्मृति पर आधारित संविधान हो, मनुस्मृति के नियमों पे देश चले। ये न भारत के संविधान का सम्मान दिल से करते हैं, न तिरंगे का सम्मान। ये चाहते हैं कि देश का झंडा केसरिया झंडा हो। तो ये धीरे धीरे बहुत गहरे षड्यंत्रों के तहत इन महापुरुषों को, इन महान नेताओं को पीछे धकेल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें लोग भूल जाएं, इनके नाम लेने लोग भूल जाएं, इनके नाम खत्म हो जाएं, इनके बारे में चर्चा लोग करना बंद कर दें। और जो इनके अपने, जो इन्होंने अपने नेता जो इनके हैं, चाहे गोडसे हों, चाहे सावरकर हों, चाहे गोलवलकर हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे दूसरे नेता हों, उनका नाम चले। तो इसी षड्यंत्र के तहत और इसी सोच के तहत और इसी नफरत के तहत जो मनरेगा स्कीम चल रही थी, उसमें से महात्मा गांधी का नाम बड़ी चालाकी के साथ, बड़े शातिरपने के साथ हटा दिया गया है। मैं ये बात बता दूं कि कांग्रेस के हम कटु आलोचक रहे हैं। समाजवादी खेमा हमेशा कांग्रेस का आलोचक रहा है। जवाहरलाल नेहरू की जितनी सख्त शब्दों में और जितनी कटु भाषा में आलोचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करते थे, किसी दूसरे नेता ने नहीं की। संसद में उनके सामने खड़े होकर उनकी कटु आलोचना करते थे और बाहर भी सभाओं में आलोचना करते थे, और उनके खिलाफ चुनाव भी लड़े और उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी लड़ाए। और नेताजी हमेशा कांग्रेस की आलोचना करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और कांग्रेस की गलत नीतियों का समाजवादियों ने और दूसरे विचारधारा के लोगों ने हमेशा विरोध किया। जब आपातकाल लगाया गया 1975 में, तो ज़्यादातर समाजवादी लोग ही जेल में थे, और आपातकाल के खिलाफ जो लड़ाई थी वो समाजवादियों के नेतृत्व में ही लड़ी गई। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर हमने हमेशा कांग्रेस की आलोचना की है कि कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण को लंबे समय तक लटकाए रखा।
जो आरक्षण 1950 में मिल जाना चाहिए था उसे कभी काका कालेलकर आयोग बना के, फिर मंडल आयोग तो जनता पार्टी की सरकार ने बना था, लेकिन वो 10 साल तक कांग्रेस ने उसकी सिफारिशों को लटकाए रखा। तो वो सारी चीज़ें ठीक है कि कांग्रेस ने भी कुछ गलतियां की थी और कांग्रेस की हर पॉलिसी से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन ये भी इतिहास में दर्ज है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी की सरकारों ने और राजीव गांधी की सरकार ने भी ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए और ऐसी ऐसी योजनाएं वो लेकर आए कि जिन्हें बहुत शानदार, जिनके रिजल्ट रहे, जिनके परिणाम जो रहे बहुत शानदार रहे। आज़ादी के बाद जमींदारी ख़त्म कर देना, राजशाही ख़त्म कर देना, राजाओं के प्रिवी पर्स ख़त्म कर देना, राजाओं की पेंशन रोक देना, राजाओं की उपाधियां ख़त्म कर देना। कोई किसी को राजा महाराजा नहीं कहेगा। कोई प्रिवी पर्स होता तो सरकार पैसे देती थी राजाओं को खर्चे के लिए, वो बंद किए गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरटीआई कानून, आरटीई कानून, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार ये कांग्रेस लेकर आई। मिड डे मील योजना कांग्रेस लेकर आई। इसी तरह की एक क्रांतिकारी योजना ये ग्रामीण रोजगार योजना भी थी, जिसे पहले नरेगा के नाम से, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के नाम से चलाया गया। फिर इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया 5 साल बाद, 2009 में। 2004 में 5 में ये स्कीम शुरू हुई थी, 4 साल बाद महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। तो उसका एक परिप्रेक्ष्य भी था और उसका एक अर्थ भी था, एक गंभीर उसका एक मैसेज भी था कि महात्मा गांधी की ये सोच थी कि हमारे गांव स्वावलंबी होने चाहिए और गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिलना चाहिए और कोई रोजगार के अभाव में भूखा ना मरे, ऐसी योजना सरकार को बनानी चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों को पूरा करती थी मनरेगा स्कीम। इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी कि गांव का कोई भी आदमी इसमें मजदूरी करके इतना पैसा पा सकता था कि वो भूखा ना मरे। फिर इसमें जो काम होते थे वो काम भी बहुत महत्वपूर्ण थे। वो जो ग्राम सभा के प्रस्ताव पे, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पे वो काम होते थे। किसी तालाब की खुदाई होनी है, कहीं सड़क पर मिट्टी पड़नी है, कहीं सफाई होनी है, कहीं नाली बननी है, तो उसमें ग्रामीण मजदूरों को लगाया जाता था। और उन्हें तो ये महात्मा गांधी के नाम से इस स्कीम को चलाना एक उनके सोच को बढ़ावा, ये सारी सोच महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे, स्वावलंबी ग्राम की बात करते थे और गांव को अधिकार होना चाहिए अपने निर्णय लेने का, ये महात्मा गांधी की सोच थी। कुटीर उद्योगों को का समर्थन वो करते थे, लघु उद्योगों का। तो मोदी जी की सरकार ने इस इतनी बढ़िया योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटा के अपनी सोच का परिचय दिया है कि वो महात्मा गांधी के नाम से कितनी उन्हें नफरत है। इसे हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर इस स्कीम में कोई आप सुधार करना चाहते थे, पहली बात तो सुधार किया नहीं है इसमें और इसे बिगाड़ा है इस स्कीम को। पहली स्कीम में जो कांग्रेस लेकर आई थी मनरेगा में 90% फंड जो है वो केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर काम होते थे। अब मोदी जी ने क्या किया कि 60% फंड केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी और प्रस्ताव जो आएंगे वो केंद्र से बन के आएंगे, दिल्ली से प्रस्ताव आएंगे, उन पर काम होंगे। अब दिल्ली में बैठा बाबू कैसे ये तय कर सकता है कि गांव को किस चीज़ की ज़रूरत है, गांव को कौन सा तालाब खुदना चाहिए, कहाँ मिट्टी पड़नी चाहिए। तो इस स्कीम का तो इन्होंने बिल्कुल स्वरूप बिगाड़ दिया है। ये कुछ दिन में धीरे धीरे ये अपनी मौत मर जाएगी स्कीम। इसमें सुधार कुछ नहीं करा, इसमें और खराबी लेके आए। लेकिन नाम हटाने के पीछे क्या सोच है? नाम हटाने के पीछे सोच यही है कि वो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के नामों को धीरे धीरे ख़त्म कर देना चाहते हैं, लोग नाम लेना बंद कर दें। और इसमें देश के लोगों को ऐसे गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजकल जो भी चोरी करती है, जो भी बदमाशी करती है, जो भी ठगी करती है, वो राम के नाम पे करती है। तो इसमें भी लोगों को ये बहकाया जा रहा है कि ये स्कीम हमने राम के नाम पे शुरू की है, जबकि ये राम के नाम पे नहीं है। राम के नाम पे अगर स्कीम लेके आते तो सीधे सीधे लेके आते कि प्रभु राम, प्रभु श्री राम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऐसा रखते तो समझ में आता कि भाई राम के नाम पे।
राम के नाम पे नहीं है, स्कीम का नाम कुछ और है। उसमें अगर अक्षरों को मिला के कहीं राम बन रहा है तो उसमें बहुत दिमाग लगा के बनाया गया है। स्कीम का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। पहली बात तो इस पर हंसी आती है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और ग्रामीण जोड़ दिया बाद में। ग्रामीण बाद में जी लगाने के लिए जोड़ा गया मात्र केवल। और रोजगार एंड आजीविका ये क्या होता है? रोजगार एंड आजीविका तो एक ही बात, रोजगार और आजीविका तो एक ही बात है। और ये नाम अंग्रेजी में है या हिंदी में है कोई बता दे? विकसित भारत गारंटी, गारंटी अंग्रेजी का शब्द है, फॉर रोजगार, फॉर भी अंग्रेजी का शब्द है, रोजगार एंड आजीविका, बीच में एंड अंग्रेजी का शब्द आ गया। विकसित भारत हिंदी के शब्द है, गारंटी अंग्रेजी का शब्द है, फॉर अंग्रेजी का शब्द है, फिर रोजगार हिंदी का शब्द है, फिर एंड अंग्रेजी का शब्द है, फिर आजीविका, उसके बाद मिशन फिर अंग्रेजी का शब्द है, और ग्रामीण। और इस तरह ये रोजगार एंड आजीविका और मिशन को मिला के, रोजगार एंड आजीविका मिशन को मिला के राम बना रहे हैं। ऐसे तो राम जो रावण और मंदोदरी के नाम में भी बन जाएगा, रावण का रा ले लो और मंदोदरी का मैं ले लो तो बन गया राम। तो ये कोई राम के नाम पे स्कीम नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये जितनी ठगी करते हैं राम के नाम पे करते हैं, और मोदी जी ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना नेहरू जी की एक बहुत दूरदर्शी नीति थी। नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनाएं देश में शुरू की थी और उसके लिए एक योजना आयोग का गठन किया था, जिस योजना आयोग में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ बैठते थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर बैठते थे, टेक्निकल लोग बैठते थे, खेती की, उद्योग की, तकनीकी की, साइंस की, शिक्षा की, सबकी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ बैठते थे। और वो योजनाएं बनाते थे कि वो पहले ये सर्वे कराते थे कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा तो वहाँ नहर निकालने की ज़रूरत है, किस क्षेत्र में बिजली नहीं पहुँच रही है तो वहाँ बिजली के कारखाने लगाने की ज़रूरत है, कहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, कहाँ चिकित्सा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, कहाँ सड़कों की कमी है, कहाँ रेलवे की कमी है। ये सारी चीज़ें वो योजना आयोग में बैठे विशेषज्ञ तय करते थे और वो योजनाएं बना के सरकार को देते थे, और सरकार फिर उनके लिए बजट अलॉट करती थी। और 5-5 साल के लिए योजना आयोग योजना बना के देता था, और उन 5 साल में कोशिश की जाती थी कि उन योजनाओं को पूरा किया जाए। तो एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम था। लेकिन मोदी जी ने योजना आयोग को हटा कर दिया नीति आयोग, और उसमें अपने कुछ आरएसएस के लोग बैठा दिए। अब कोई विशेषज्ञ उसमें बैठते नहीं है, किसी को पता भी नहीं होगा नीति आयोग क्या कर रहा है। योजना आयोग के हमेशा ये लोगों को पता लगता रहता था कि योजना आयोग क्या स्कीम लेकर आ रहा है। तो नीति आयोग जब बनाया मोदी जी ने कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया, तो बहुत लोगों को ये लगा, और आज भी लगता होगा, कि इसमें नीति निर्धारण की जाएंगे। ये नीति हिंदी का शब्द नहीं है, ये वो नीति नहीं है जो लोग समझते हैं नीति आयोग के नाम से। नीति आयोग, आयोग अंग्रेजी का शब्द है, सॉरी, आयोग हिंदी का शब्द है, लेकिन नीति जो है, नीति हिंदी का शब्द नहीं है। ये नीति एक लंबा नाम है जिसके पहले पहले अक्षरों को लेकर शॉर्ट में नीति बनाएगा। जैसे रोजगार एंड आजीविका मिशन को लेकर राम बना दिया। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया, नीति। नेशनल का एन, इंस्टीट्यूट का आई, ट्रांसफार्मिंग का टी, और इंडिया का आई, बन गया नीति। तो ये खेल मोदी जी अक्सर करते हैं। और मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले भाषण दिया था कि मैकाले ने इस देश पर अंग्रेजी थोपी और अंग्रेजी नीतियाँ लागू की और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, और 1945 तक हम मैकाले की, सॉरी 1935 तक, क्योंकि 2035 तक, 1935 में मैकाले शिक्षा नीति लेकर आए थे। तो मोदी जी ने कहा कि 2035 तक हम मैकाले को बाहर कर देंगे, आउट कर देंगे, यानी कि उसकी सारी नीतियों को बदल देंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंग्रेजी को हटाना। लेकिन मोदी जी जितने नारे देते हैं और जितनी योजनाएं घोषित करते हैं, सारी अंग्रेजी में होती हैं। अब जैसे अभी ये मैं बता रहा हूँ, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण,
बिना अंग्रेजी के शब्दों के ये नहीं बना। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया, नीति, अंग्रेजी के शब्द। तो जो जो ये जो लेके आते हैं तो उसकी जो है स्टार्टअप योजना लेके आते हैं, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के जितने नारे लेके आते हैं सब अंग्रेजी में लेके आते हैं और लोगों को उल्लू बनाने के लिए कहेंगे कि अंग्रेजी का विरोध करेंगे, अंग्रेजी नीतियों का हम विरोध करेंगे, मैकाले की नीतियों का विरोध करेंगे। तो ये जो मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, कुल मिला के ये महात्मा गांधी से इनकी पुरानी नफरत है, पुरानी उनके नाम से, उनकी नीतियों से इन्हें चिढ़ है। ये गांधी के देश को गॉडसे का देश बनाना चाहते हैं और इन्हें उतनी ही चिढ़ बाबा साहब अम्बेडकर से भी है, उतनी ही चिढ़ इन्हें सरदार पटेल से भी है, सुभाष चंद्र बोस से भी है, जवाहरलाल नेहरू से भी है, मौलाना आज़ाद से भी है। और जो मैंने कार्टून आपको दिखाया, ये कार्टून इस बात को सिद्ध करता है कि जो इन नेताओं को ये रावण की जगह मानते थे। तो इस भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी जी कोई अंग्रेजी नीतियों के विरोध में या राम का नाम बढ़ाने के लिए ये योजनाएं लेकर आ रहे हैं। ये केवल उल्लू बनाने के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।